Today we are going to start with the fifth lecture of the chapter Meeting Life Challenges and आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। हमें ऑलरेडी पता है कि इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में, बिकॉज द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस from viruses, bacteria and so many other diseases. So it protects us from the attackers from both within the body and from outside the body. इसीलिए जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं हम बोलते हैं कि स्ट्रेस का एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर एक इंडिविजुअल डील कर रहा होता है तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल डिजीजेस। एंड ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं दे हैव इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीजेस लाइक कैंसर्स। सो फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन वी कैन अंडरस्टैंड कि how serious of a problem stress is and how dealing effectively with stress is necessary in the current world, right? So yes, हम पहले इस पैराग्राफ को NCERT से line by line पढ़ेंगे and then I'll be explaining in my own words. Stress can cause illness by impairing the workings of the immune system. The immune system guards the body against attackers from both within and outside. ये तो मैंने बता ही दिया। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो फोकस करता है ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, दिमाग एंड द इम्यून सिस्टम के बीच। सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो फोकस करता है, it focuses on the interrelations between the mind, brain and the body and also the immune system. और ये जो ब्रांच है ये स्टडी करता है कि स्ट्रेस का क्या इम्प्लीकेशंस रहता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, कि कैसे स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, अगर हमें समझना है कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, राइट? तो पहली बात जो है वो ये है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है जिन्हें हम WBCs कहते हैं, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है जिन्हें हम WBCs या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम के बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं और उनका काम ही होता है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और डिस्ट्रॉय करना होता है फॉरेन बॉडीज़ को। ये फॉरेन बॉडीज़ बैक्टीरिया, वायरसेस कुछ भी हो सकते हैं। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अटैकर्स, राइट, फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी। और ये जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं ना, इन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। सो WBCs एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉरेन बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करते हैं। ये एंटीजेंस वायरसेस भी हो सकते हैं, राइट? और ये जो WBCs होते हैं ना, इन्हीं से एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस किया जाता है और एंटीबॉडीज़ हमें एंटीजन से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। सो WBCs का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम में। और वाइट ब्लड सेल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है? वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें मैं WBCs भी कह सकती हूँ, ल्यूकोसाइट्स भी कह सकती हूँ, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड इनमें से T cells एंड B cells भी एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये 3 टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्विकली समराइज कि WBCs जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। T cells भी होते हैं, B cells भी होते हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। सो ये 3 टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। सो हम एक एक करके देखेंगे कि T सेल्स का क्या फंक्शन होता है, B सेल्स का क्या फंक्शन होता है एंड नेचुरल किलर सेल्स का क्या फंक्शन होता है। तो हमारे जो T सेल्स होते हैं ये फॉरेन बॉडीज़ को, एंटीजेंस को, इन्वेडर्स को मार गिराते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साथ ही साथ T हेल्पर सेल्स भी एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब इम्यून सिस्टम में इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। T सेल्स को हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने में। नाउ ये जो T हेल्पर सेल्स होते हैं इन्हीं को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो होता है, जो कि एड्स कॉज करता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो अटैक करता है।
ठीक है। तो जब मैं एड्स की बात करती हूँ, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसे कॉज करने वाला जो वायरस है, जो माइक्रोब है, वो है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो वायरस होता है ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई पीपल हु सफर फ्रॉम एड्स, they have a weak immune system and therefore they are more susceptible to the development of other diseases. That's why उनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। और ये जो HIV का वायरस होता है वो टी हेल्पर सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, एंड ये टी हेल्पर सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, एंड therefore टी सेल्स भी अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते फॉरेन इन्वेडर्स को, एंड दैट्स व्हाई द पैथोजन resides within the body of the individual and causes diseases. So this was about T cells and T helper cells. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे बी सेल्स। तो बी सेल्स जो होते हैं वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल्स एक ऐसे टाइप ऑफ WBC है या ल्यूकोसाइट है या वाइट ब्लड सेल है जो कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ एक तीसरा टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम नेचुरल किलर सेल्स कह रहे हैं, ये भी WBCs ही है, जो कि क्या करते हैं, फाइट करते हैं वायरसेस के साथ भी एंड ट्यूमर्स के साथ भी। तो बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है। और जब एक इंडिविजुअल स्ट्रेस में होता है तब क्या होता है, स्ट्रेस नेचुरल किलर सेल्स यानी इन WBC नेचुरल किलर सेल्स की साइटोटॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। और ये जो साइटोटॉक्सिसिटी है ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसी से डिफेंस किया जाता है बॉडी को अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर। तो अगर नेचुरल किलर सेल का साइटोटॉक्सिसिटी पर इफेक्ट हो ड्यू टू स्ट्रेस, देन डेफिनेटली द पर्सन विल बी मोर ससेप्टेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स। सो जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, जो लोग हाईली स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, उनके बीच नेचुरल किलर सेल्स के साइटोटॉक्सिसिटी का लेवल्स कम देखा गया है। तो रिड्यूस्ड लेवल्स of natural killer cell cytotoxicity have been found in people who are highly stressed, including students facing important examination, bereaved persons, and bereaved persons मतलब the grieving persons, and those who are severely depressed. Studies reveal that immune functioning is better in individuals receiving social support. तो as I have always told in the lectures कि जिन लोगों के पास social support, social network, emotional support होता है तो उनके लिए stressful condition से deal करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है as compared to individuals who have to cope with the stressful life situations alone, right? तो ऐसे लोग जिनके पास emotional support होता है उन्हें stress कम इफेक्ट करता है, therefore they are less susceptible to the development of diseases. ठीक है। साथ ही साथ changes in the immune system will have more effect on the health among those whose immune systems are already weakened. कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंडिविजुअल्स जो एड्स से सफ़र करते हैं या फिर कैंसर से सफ़र करते हैं या फिर कोई और डिजीज से सफ़र करते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, उनका इम्यून सिस्टम और भी वीक हो जाता है जब उन पर स्ट्रेस डाला जाता है। सो व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड देयर इम्यून सिस्टम डिटीरियोरेट्स इवन फर्दर। ठीक है। ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं, है ना। जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करते हैं डेफिनेटली वी आर फेस्ड विथ नेगेटिव इमोशंस। हमें लगता है वेदर वी विल बी एबल टू ओवरकम दैट स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन और नॉट। एग्जाम्स का ही एग्जाम्पल ले लो। सो व्हेन यू आर फेसिंग एन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, तुम्हें लगता है कि क्या मैं पास कर भी पाऊंगी या नहीं इस एग्जाम को, है ना। सो दीज नेगेटिव इमोशंस आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रेस। और जब ये नेगेटिव इमोशंस हम स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस में एक्सपीरियंस करते हैं इससे बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। स्ट्रेस हार्मोन्स में कॉर्टिसोल हो सकते हैं, एड्रेनलिन हो सकता है। एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। साथ ही साथ और भी अलग हार्मोन्स होते हैं जैसे कि कैटेकोलामीन्स जिन्हें हम कहते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। ये सब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं हमारे बॉडी में ड्यू टू द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स। एंड इनिशियली तो ये हार्मोन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से डील कर सकें और उसे ओवरकम करके हमारे वेलबींग, हमारे इक्विलिब्रियम को रीइंस्टेट कर सकें। बट
अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ज्ड हो, अगर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो, यानी बहुत देर तक अगर हम, बहुत दिनों तक अगर हम उस स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो फिर वो जो हार्मोन्स हमारे जो ग्लैंड्स बॉडी के, एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम जो हमारा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, उससे हमारा इम्यून सिस्टम इम्पैक्टेड होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगा, हमारा फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगा, बिकॉज वी विल स्टार्ट डेवलपिंग डिजीजेस कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि अल्सर, आस्थमा, एलर्जी। साथ ही साथ कुछ लोग तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर फेस्ड बाय पीपल हु आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. That's why again I'm telling you कि it is very important that you learn how to cope with stress. Okay? So psychological stress is accompanied by negative emotions and associated behaviors including depression, hostility, anger and aggression. तो जब psychological stress होता है, हमने पढ़ लिया पहले से ही कि psychological stresses क्या हो सकते हैं. फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सोशल या इंटरनल प्रेशर्स हो सकते हैं. तो जब हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अंडरगो करते हैं, हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भी फील करते हैं, और साथ ही साथ अगर हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं तो उससे एसोसिएटेड हम बिहेवियर्स भी एग्जिबिट करने लगते हैं. जैसे कि हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, सम पीपल गेट डिप्रेस्ड, तो कुछ लोग एंग्जाइटी फील करते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना. सम पीपल स्टार्ट ब्रेकिंग थिंग्स, राइट. कुछ लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, दे बिकम हॉस्टाइल टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. कुछ लोग आइसोलेशन करते हैं, लोगों से एंटी सोशल बिहेवियर दिखाने लगते हैं. और ये नेगेटिव इमोशंस, इमोशनल स्टेट्स आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, बिकॉज दीज नेगेटिव इमोशंस हैव adverse consequences on the health of an individual. The incidence of psychological disorders such as panic attacks and obsessive behavior increases with the build up of long-term stress. अगर एक इंडिविजुअल बहुत ही लंबे समय से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में स्ट्रेस झेल रहा है, तो फिर वो इंडिविजुअल इज प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजॉर्डर्स लाइक पैनिक डिजॉर्डर्स. साथ ही साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर also develops in certain people. Obsessive behavior increases for people who have the obsessive compulsive disorders when they are under a lot of stress. साथ ही साथ worries can reach such a level that they surface as a frightening, painful physical sensation which can be mistaken for a heart attack. तो जो लोग immense, enormous stress के अंदर डील करते हैं, वो कुछ ऐसे भी symptoms experience करते हैं, physical sensations experience करते हैं, जो कि similar होता है to the physical sensations experienced by people under heart attack. So we can again imagine how serious the condition of stress is. People under prolonged stress are more prone to irrational fears, है ना. फोबियाज डेवलप कर लेते हैं, मूड स्विंग्स, फोबियाज, एंड मे एक्सपीरियंस फिट्स ऑफ डिप्रेशन, एंगर एंड इरिटेबिलिटी. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. और ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये अपीयर टू बी रिलेटेड द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. ये नेगेटिव इमोशंस हमारे फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं. ये भी हमने देख लिया कि कैसे नेचुरल किलर सेल का साइटोटॉक्सिसिटी कम जाता है जब इंडिविजुअल एनॉर्मस स्ट्रेस में रहता है. Our ability to interpret our world and to invest that interpretation with personal meaning and emotion have a powerful and direct effect on the body. तो हम एक इवेंट को स्ट्रेसफुल मानेंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है कि उस इवेंट को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे अप्रेज या इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस नज़रिया से देख रहे हैं, और कैसा पर्सनल मीनिंग दे रहे हैं उस इवेंट को. उस पर डिपेंड करेगा कि हम एक इवेंट को एज अ स्ट्रेसफुल कैटेगराइज करेंगे या नहीं. Negative moods have been associated with poorer health outcomes. Okay? And feelings of hopelessness are related to worsening of disease, increased risk of injury and death due to various causes. तो अगर हम नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मूड्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो इससे हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी खराब होता जाएगा. सो वी विल हैव पुअर हेल्थ आउटकम्स. एंड जो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं, दे फील होपलेस एंड हेल्पलेस. उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम we won't be able to overcome that particular situation. And इससे लोग ससेप्टेबल हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस. और क्या क्या डिजीजेस स्ट्रेस से हो सकते हैं हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. और
जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं उनका लाइफस्टाइल भी बहुत इंजूरियस हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, एंड देयरफॉर रिस्क ऑफ इंजरी भी बढ़ जाता है. एंड साथ ही साथ स्ट्रेस कैन इवन लीड chronic stress can even lead to the death of the individual due to various causes में बहुत सारे diseases आ सकते हैं, like cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, high blood pressure, etc. ठीक है. So yes, today we will end this video, and in the next video we are going to start with the topic lifestyle, and thank you.